पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने का एक ओवरव्यू क्या होगा। और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्टिंग से हमारा जो है वो पार्ट 1 से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही एक प्रिलिमिनरी है, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस नहीं किया था। जब हम स्टार्ट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो हमेशा हम पहले डिफिनीशन पे फोकस करेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 2 के अंदर है, मतलब प्रिलिमिनरी पार्ट 1। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हमारा एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर हमारा 47 है 2023 का। एक्ट नंबर 45, 46, 47। 45 जो है भारतीय न्याय संहिता है, 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 47 हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसका अगर प्रियम्बल पढ़ते हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल प्रिंसिपल्स ऑफ द एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये कैसा है? ये कंसोलिडेशन किया गया है एंड प्रोवाइड किया गया है किसके लिए? एक जनरल रूल है, जनरल रूल है एंड प्रिंसिपल्स है एविडेंस का, कि फेयर ट्रायल किया जा सके। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का एविडेंस अगर कैसे लिया जाता है, कौन सा फैक्ट हमारा रिलेवेंट होगा, कौन सा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, अगर हम ये बात को डिस्कस नहीं करेंगे तो बात ये आती है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और ये एक इनजस्टिस होगा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी जो कि जजेस को बहुत सारा पावर देगी। तो ये एक रूल ऑफ लॉ है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिलिमिनरी पार्ट 1 चैप्टर 1। प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा किस किस पे लगता है? वो सारे के सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लगता है, जो कि कोर्ट्स में हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग चलता है। इन और बिफोर कोर्ट क्यों लिखा हुआ है? इन का मतलब होता है इन साइड द बिल्डिंग ऑफ द कोर्ट, और बिफोर कोर्ट मतलब होता है बिफोर कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, मतलब जज के सामने। इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ये कोर्ट मार्शल पे भी लगता है। जो हम देखते हैं कोर्ट मार्शल क्या होता है, हमारा आर्म्स एक्ट जितने भी हैं, एयरफोर्स एक्ट या फिर हमारा नेवी एक्ट, उन सब का अलग लॉ बनाया गया है। और वो जो उनका ट्रायल जो होता है वो कोर्ट मार्शल्स में होता है। उनका जनरल पब्लिक के लिए, जो जनरल पब्लिक के लिए जो कोर्ट्स बनाए गए उसमें ट्रायल नहीं होता, वो सिविलियंस का कोर्ट होता है। बट नॉट टू द एफिडेविट्स। किस किस चीज़ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लगेगा? तो वो एफिडेविट्स पे नहीं लगता है, और वो आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेटर का जो होता है वो हमारा रन करता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के जरिए। उनका अपना खुद का प्रोसीजर्स होता है, वो अपना आर्बिट्रेटर्स खुद अपना प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल जस्टिस हमें दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पे नहीं लगती है, एक ए से एफिडेविट और ए से आर्बिट्रेटर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो आप पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर 3 एक्सेप्शन है, सेक्शन 330, 331, 332, जिसमें बोलता है एफिडेविट एक एविडेंस के तौर पे एक्सेप्टेबल है अगर कुछ वो प्रोविजंस हम लोग को बताते हैं। जैसे कोई अगर एफिडेविट से कोई एविडेंस दे रहा है जिसको फॉर्मल कैरेक्टर एविडेंस बोला जाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर, वहाँ पर उसको समन दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि पुलिस ऑफिसर उस समन को सर्व करेगा, तो पुलिस ऑफिसर ये अपने पब्लिक ड्यूटी में बिजी है, जो कि 24/7 का एक ड्यूटी है। तो पुलिस ऑफिसर बार बार आ नहीं सकता है कोर्ट में, बार बार समन का यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए, विटनेस बनने के लिए कि सर मैंने समन को अच्छे से तामील कर दिया है, मैंने अच्छे से एड्रेस कर दिया है। तो पुलिस ऑफिसर सिंपली एक अपना लिख देते हैं कि सर मैंने इस चीज़ को, मैंने इस वे में, इस मैनर में समन को सर्व कर दिया है या फिर वारंट को एग्जीक्यूट कर दिया है, अपना साथ में एफिडेविट लगा करके भेज देते हैं। तो ये फॉर्मल कैरेक्टर एविडेंस हमारा होता है। और जैसे आप और पढ़ेंगे उसमें, बस एक बार सेक्शंस अंदर से जा करके रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एफिडेविट्स, नोटरीज कौन करवाता है एफिडेविट को, ये एफिड ओथ कौन दिलवाता है? तो नोटरीज होता है कोई जुडिशियल ऑफिसर, कोई मजिस्ट्रेट, कोई भी ऑफिसर जो कि जुडिशियल पद पे है, या फिर सॉन या ओथ दिलाने के लिए एम्पावर्ड है लॉ के जरिए। ये इन्फोर्समेंट डेट क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1 जुलाई 2023 से 2024 से हमारा इन्फोर्समेंट है इसका। डिफिनीशन पे अब आते हैं।
डिफिनीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी अगर एक्ट को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिफिनीशन उसका ज़रूर मास्टरी करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, या फिर कोई ट्रिक से आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको डेफिनेशन क्लॉज याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप याद करने ही नहीं वाले हैं, आप इसे समझने वाले हैं। आप इसे नॉर्मली रीड करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। जैसे डेफिनेशन क्लॉज में अगर आप आते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पर ए से लेकर के हमारा टोटल कितना है, एल तक है। तो नॉर्मली रटना थोड़ा सा, ये अगर कई सारे एक मल्टीपल एक्ट पढ़ते हैं तो नॉर्मली रटना मुश्किल है। तो हम एक फॉर्मूला याद करते हैं। सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एल बी एच हम लिख लेते हैं। एल क्या, एल को डिनोट करेगा 2 1 एल को, सेक्शन 2 1 एल। बी किसको डिनोट करेगा, वो करेगा 2 बी, वो करेगा 2 1 बी को। और एच किसको डिनोट करेगा, एच करेगा 2 1 एच को। तो एल जो है हमारा, ये हमारा 2 1 एल, इसको हम लोग बोलेंगे शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम हमारा इस सेक्शन में, इस क्लॉज में डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल। और जब बी में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो है वो हो जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। और जब एच में आते हैं तो मे प्रिज्यूम। ये क्या हो गया, 2 1 एच। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 1 एल ये आगे है क्या, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, ये कंक्लूसिव प्रूफ आगे है क्या। तो फिर नॉर्मल बात करें, सबसे पहले हम प्रिज्यूम से बात करते हैं। जब भी कभी लीगल मैटर में कोई ऐसा मैटर आ जाता है जिसमें कोर्ट को एम्पावर किया जाता है कि वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर ले कि वो एग्जिस्ट करता है, जिससे हमारा कोर्ट का प्रोसीडिंग बाधित ना हो, रुके ना, एक स्पीडी ट्रायल का हमारा एक मेजर है ये। तो उस मेजर को ये अडॉप्ट किया गया है। ये हमारा 2 1 एल में हमारा शैल प्रिज्यूम है। पहले शैल प्रिज्यूम पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2 1 एल। शैल प्रिज्यूम में जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाई दिस अधिनियम दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, ई शैल रिगार्ड सच फैक्ट प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। डायरेक्टेड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। डायरेक्टेड मतलब निर्देशित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डायरेक्शन देता है, किसको देता है, ये कोर्ट को डायरेक्शन देता है कि आप इस फैक्ट का, अगर कभी भी ये फैक्ट आपके समक्ष आता है तो आप उसको प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, वो अस्तित्व में है। तो ये हम लोग का प्रिज्यूम कर लेंगे। ये कब तक प्रिज्यूम करेंगे, जब तक सामने वाला पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है वो, या फिर जो भी पार्टी अफेक्टेड है इसके प्रिजम्पशन से, वो इसको डिस्प्रूव करके कोर्ट को नहीं बता देता कि सर इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये होता है शैल प्रिज्यूम। अब फिर हमारा आता है एक मे प्रिज्यूम, सेक्शन 2 1 एच। मे प्रिज्यूम हमारा क्या है, मे मतलब जहाँ पर भी शैल वर्ड आता है हमारा होता है किसका मतलब, डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की नहीं होगी। लेकिन मे जब वर्ड आता है तो इसका मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर एग्जिस्ट करेगी। कोर्ट अपने से ओपन होगा डिसाइड करने के लिए कि ये प्रिजम्पशन ले या ना ले। तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मे प्रिज्यूम में कोर्ट को फोर्स नहीं करता है कि आप इस फैक्ट को प्रिज्यूम करो ही करो। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा है, इट इज़ प्रोवाइडेड। तो फिर यहाँ पर लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कुछ सेक्शंस में प्रोवाइड किया जाएगा कि कोर्ट के पास पावर है कि वो मे प्रिज्यूम करे। मतलब मे क्या है, मतलब प्रिज्यूम करे या ना करे। इधर रिगार्ड, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डिस्क्रिशनरी पावर, इधर रिगार्ड सच अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर एविडेंस। कोर्ट चाहे तो बोले कि मैं इस फैक्ट को प्रिज्यूम नहीं करूँगा, आप इसके लिए प्रूफ लाओ। और अगर ये प्रिज्यूम कर लेता है कि ये एग्जिस्ट करता है तो कब तक करेगा, जब तक इसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ हमारा जो है सेक्शन 2 1 बी। 2 1 बी में हमारा कंक्लूसिव प्रूफ होता है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिविटी ये कहा जाती है। मतलब एक मान लेते हैं एक पूरा बॉर्डर बना देते हैं और बीच में बेचारा दबा हुआ है कोर्ट, और उसको बोला जाता है कि आपके सामने अगर एक फैक्ट आ जाता है तो आप उस फैक्ट के जरिए ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम करोगे कि वो दूसरा जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1 अगर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आप ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम करोगे कि फैक्ट नंबर 2 एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। और किसी भी तरीके से आप कोई भी एविडेंस नहीं लोगे इसके डिस्प्रूव के लिए।
मतलब आपको प्रिज्यूम करना ही करना है, ये लॉ क्या करता है, ये लॉ का मैंडेट है। यहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर शैल प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में नहीं होता, और सिर्फ मे प्रिज्यूम में होता है। कंक्लूसिव प्रूफ देखते हैं। मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, क्या किया गया, इसमें भी डिक्लेयर्ड किया गया। उसमें डायरेक्शन था सेल्फ प्रिज्यूम में, कि आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को, आज इस फैक्ट को प्रिज्यूम करो। लेकिन यहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ में ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि एक फैक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। क्या, पहले देखते हैं, ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है, रिगार्ड द अदर एज प्रूफ, अदर फैक्ट आप ऑटोमेटिकली प्रूव्ड मानोगे। एंड शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट, आप किसी भी तरीके से दूसरा एविडेंस आप नहीं लोगे डिसप्रूव करने के लिए। अपोजिट पार्टी अगर एविडेंस देता भी है डिसप्रूव करने के लिए, तो आप और उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप कहोगे नहीं ये कंक्लूसिविटी है, हम इसका एविडेंस ही नहीं लेंगे इसको अपोज करने के लिए, ये कंक्लूसिविटी है। तो अब आते हैं हम लोग किस में आ जाते हैं, ये हमारा हो गया कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे मैथ्स में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं नहीं है कि यहाँ पर इसका लेंथ हो गया, इसका ब्रेड्थ हो गया, इसका हाइट हो गया, तो इस बेसिस पे हम लोग इसको दिमाग में बना करके एक इमेज और इसको याद कर सकते हैं। एल से क्या हो जाएगा, एल मतलब जहाँ पे डबल एल होगा, शैल जहाँ पे एल ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसमें लिखोगे एल में क्या लग दोगे 2 1 एल में शैल प्रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन बी जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज, हालांकि ये आप लोग कुछ और भी समझ सकते हैं, बिकॉज बी और सी यहाँ पे दोनों आ रहा है बिकॉज में, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर सी हो जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। और यहाँ पर एच जो होता है हमारा, एच से क्या हो जाता है 2 1 एच, एच मतलब लास्ट हमारा बचा मे प्रिज्यूम में होगा। ये तीन ही चीज़ है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मे प्रिज्यूम, एच हमारा कंक्लूसिव मे प्रिज्यूम हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर 3 सबसेक्शन हमें याद हो चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग का सेक्शन 21C है, सेक्शन 21J है, सेक्शन 21I है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 21C में डिसप्रूव डिफाइन किया गया है, इसमें हमारा प्रूव्ड डिफाइन किया गया है, और इसमें नॉट प्रूफ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जब आते हैं डिसप्रूव्ड में 21C डिसप्रूव मतलब क्या होता है कि वो प्रूव नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं प्रूव होगा, डिसप्रूव। जैसे नहीं होता है कोर्ट ने इस फैक्ट को प्रूव माना, इस फैक्ट को डिसप्रूव माना, और उस प्रूव और डिसप्रूव के बीच में हम लोग पूरा एनालिसिस करके एक एप्रिसिएशन करके उसका एविडेंस का फिर एक जजमेंट देते हैं, और लिस्ट ऑफ बनाते हैं हम लोग कि ये एविडेंस हमारा डिसप्रूव्ड हो गया, ये एविडेंस हमारा अप्रूव्ड हो गया, जो जो प्रूव्ड हो चुका है उसको ले करके हम एक एविडेंस हम लोग बनाते हैं, एक हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, उस बेसिस पे हम लोग जजमेंट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिसप्रूव्ड क्या हो जाता है, इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट the court either believes that this fact does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under circumstances or particular case to act upon the supposition that it does not exist। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया डिसप्रूव्ड में कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, ये मैटर क्या है, ये मैटर है एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जितने तरीके के एविडेंस हो सकते हैं वो सारे के सारे एविडेंस इसी के अंदर हम लोग के डिफाइंड हो गए, एक ही वर्ड के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर। मैटर क्या है, कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, कोर्ट तो एक ही चीज़ कंसिडर करता है जो एविडेंस आपके सामने, उसके सामने जो प्रस्तुत किए जाए। तो आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट इधर बिलीव, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को बिलीव होता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोर्ट बोलेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे हमारा डिसप्रूव और प्रूव्ड हमारा डिसाइड होता है। तो भी कोर्ट को इसमें लग रहा है कि ये प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है, ये एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे इसको माना जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको माना जाएगा डिसप्रूव। तो इसी का डिसप्रूव का ठीक अपोजिट हमारा उल्टा हो जाएगा,
जे 21J में जे जे में हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। प्रूव्ड का डेफिनेशन, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड एंड आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट। मतलब कि एविडेंस लेगा, अप्रिशिएट करेगा और कोर्ट को ऐसा यकीन हो जाता है कि ये एग्जिस्ट करता है या इसका एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अस्तित्व में है, या फिर इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल प्रूडेंट मैन जो समझदार आदमी है वो समझेगा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस इन पर्टिकुलर केस कि यहाँ पर ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा। और नॉट प्रूव्ड 21I, सेक्शन 21I हमारा होता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड सेक्शन 21I में हमारा हो जाता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड क्या होता है? बीच का होता है, ना ही डिस्प्रूव हुआ है ना ही प्रूव्ड हुआ है, इस फैक्ट के ऊपर अभी एविडेंस लाया ही नहीं गया, किसी पार्टी ने एविडेंस नहीं दिया है, तो वो फैक्ट ऑटोमेटिकली नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में हो जाएगा। ये हमारा बीच का एक होता है, ये अभी इस पर एविडेंस नहीं लाया गया है, तो यहाँ पे ना ही ये प्रूव हुआ है ना ये डिस्प्रूव हुआ है, नॉर्मल सी बात। अब ये जब दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं तो अब उसके बाद हमारा क्या बचता है? हमारा बचता है डी 21D, सेक्शन 21D, डी फॉर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाएगा? डॉक्यूमेंट, जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये आती है, डॉक्यूमेंट वो चीज़ है जिससे हम लिख रहे हैं, जैसे चीज़ को हम लिख रहे हैं या डिज़ाइन बना रहे हैं वो चीज़ डॉक्यूमेंट है, या जिस पे लिखा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा साफ ये बात क्लियर करता है कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है, और जिस पर लिख रहे हैं वो एक सब्सटेंस है। जैसे मैं कोई भी अगर ले करके पत्थर दूसरे पत्थर पे घिस करके लिख देता हूँ, तो फिर जो चीज़ लिखा है मैंने वो डॉक्यूमेंट है। चाहे मैंने स्क्रैच करके शीशे पे कुछ लिख दिया हो तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। अब किसी भी चीज़ पे, पत्ते पे अगर मैंने कुछ लिख दिया तो वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब किसी भी चीज़ पे जिस पे लिखा जा सकता है, लिखा जाना चाहिए या लिखा गया है, तो वो डॉक्यूमेंट है। तो मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर, चाहे एक्सप्रेस या डिस्क्राइब अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, अदर मीन्स by more than one of those means intended to be used, which may be used for the purpose of recording that matter, include the document and electronic records। तो डॉक्यूमेंट क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा लिखने वाला ये चीज़ होगा जो हम मैनुअली लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इंक्लूड नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड है। ये पहले जब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जब था तो उसमें आईटी एक्ट ने अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया था, तो अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऑटोमेटिकली ये एडेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, अगर फ़ोन पे आप रिकॉर्ड करते हो किसी की बातचीत को, या फिर कोई अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो, या फिर कोई अगर आपके पास जैसे आपके पास कोई कैसेट टेप है, अगर आप रिकॉर्ड करते हो इससे, तो फिर ये भी आपका क्या हो जाता है? ये भी आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो वो कैसेट जो होगा वो सब्सटेंस होगा, लेकिन जो कंटेंट जो रिकॉर्ड हुई है अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और आगे अभी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा प्रोसीजर चलता है, एफएसएल में कैसे डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे जब एविडेंस की हम लोग बात करेंगे। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर द डॉक्यूमेंट्स। कोई मैप है, प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। कोई इंस्क्रिप्शन या मेटल प्लेट पे कोई अगर कोई खर्च करके अगर कोई लिख देता है, इंस्क्रिप्शन कोई लिखवा देता है, आजकल तो लेज़र से इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब होता है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट हो गया। कैरी कैचा कोई है, कोई चुटकुला बना दिया गया तो वो भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर, लॉग, डॉक्यूमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन, सारी चीज़ें क्या हो जाती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। अब हमारा आ जाता है सेक्शन 21E। जैसे डी से डॉक्यूमेंट वैसे ई से हमारा एविडेंस। तो एविडेंस क्या है? एविडेंस की डिफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव डिफिनेशन नहीं है, ये सारा का सारा क्या डिफिनेशन एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारा का सारा इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसमें एक इलस्ट्रेशन दे दिया गया है कि एविडेंस दो चीज़ें हमारे कहलाएंगे एविडेंस। क्या? एक ओरल एविडेंस, दूसरा
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहला हमारा है ऑल द स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, हर वो स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है कोर्ट में, जो कि कोर्ट ने परमिट किया है देने के लिए, रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, जो कि कोर्ट के द्वारा परमिशन दिया गया है कि मेरे सामने ये चलाओ बाय विटनेस। तो वो रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो क्या जो कुछ भी बगैती करे जा रहे हैं वो सारा का सारा ओरल एविडेंस हो जाएगा? नहीं, ओरल एविडेंस होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला, कोर्ट का परमिशन दिया गया है, आप उसको दो उसके समक्ष। दूसरी चीज़ क्या है, वो जो मैटर आप जो दे रहे हो वो मैटर रिलेवेंट होना चाहिए, वो हमारे जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उससे कनेक्टेड होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें आप ओरल एविडेंस आप उसको नहीं बना दोगे। वो जो आप दे रहे हो ओरल स्टेटमेंट, मतलब विटनेस जो बोल रहा है वो क्या चीज़ बोलेगा तो ओरल एविडेंस कहलाएगा। वो जो मैटर है, मैटर ऑफ फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी, जो हमारे जो इंक्वायरी में जो अभी मैटर जो चल रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ अगर आ रहा है जो कि ओरल दिया जा रहा है कोर्ट के समक्ष, वो हमारा ओरल एविडेंस होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग देखें सेक्शन 2(1)D में इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जो कि प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये हम लोग का हो गया। तो फिर ये एग्जॉस्टिव डिफिनेशन नहीं है, ये पहले ही मैंने बताया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस कितने तरीके के और होते हैं आगे बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट कौन सा है, पार्ट 3 में जो कि सेक्शन हमारा है 51 से लेकर 103 तक। ठीक, लेकिन अगर इलस्ट्रेशन में मैं बता दूँ यहीं पे एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, तो ओरल हो गया आपका, डॉक्यूमेंट्री आपका हो गया, रियल एविडेंस आपका हो गया, मटेरियल एविडेंस आपका हो गया। रियल एविडेंस क्या होता है? रियल एविडेंस मतलब जो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आपका ये एक रियल एविडेंस है, ये आपका 3 डायमेंशनल है। और जैसे आप किसी को खंजर से मार रहे हो तो वो खंजर हमारा क्या हो जाता है, वो रियल एविडेंस हो जाता है। और कोई बंदूक अगर है, कोई गन है जिसे ऑफेंस कमिट किया गया है तो वो हमारा रियल एविडेंस के अंदर आएगा। और मटेरियल एविडेंस क्या होता है? मटेरियल एविडेंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है उसे बोलते हैं मटेरियल एविडेंस, जो कि कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ऐसे एविडेंस में। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है डायरेक्ट मिलना, बट ठीक है। और एक और होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? सर्कमस्टेंशियल मतलब होता है हमें डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट कोर्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे कि वो तार जुड़ता गया और फाइनली वो एक माला बन चुका है, चेन बन चुका है, जुड़ता गया आपस में। और आपका जो जो अक्यूज्ड है ये सेंटर में, उसका इनोसेंस होना एक इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये सारे के सारे हम लोग के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो चेन जो बनते गए हैं वो अक्यूज के इनोसेंस के अगेंस्ट में है। वो सारे इशारा यही कर रहे हैं कि अक्यूज जो है वो दोषी है, ये अपराधी है मेन। तो इसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो फैक्ट्स अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2(1)F। हम पढ़ चुके हैं डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस, एफ से फैक्ट। 2(1)F फैक्ट। फैक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सब फैक्ट हर वो चीज़, हर वो स्टेट ऑफ थिंग, हर वो चीज़, हर उसका रिलेशन ऑफ थिंग, वो सारा फैक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये जो बुक्स हैं ये एक मैनर में अरेंज किए गए हैं, ये स्टेट ऑफ थिंग में ये एक तरीके से अरेंज किए गए हैं, सीक्वेंस से अरेंज किए गए हैं, मैनर से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो वो जो मैनर है अरेंज करने का ये फैक्ट है। ये बुक्स हमारे जो पीछे जो दिख रहे हैं वो अस्तित्व में है, वो आर्टिफिशियल विजुअल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये फैक्ट है। मैं यहाँ पे सामने बैठ करके पढ़ा रहा हूँ और आप इसे देख रहे हैं, तो ये देखना क्या हो गया? फैक्ट हो गया। हर वो चीज़ जो आप अपने सेंसेस से फील करते हैं वो एक फैक्ट है। सेंसेस, परसेप्शन किस चीज़ से आप परसीव कर रहे हैं? सेंसेस के जरिए। आपकी आँखें, आपका ईयर्स, आपका साउंड जो आप बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड्स, और आपका टच, ये सारी चीज़ें आपको सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हमारे पास हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग परसीव करते हैं। तो फिर हर वो चीज़ जिसको हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा वो एक फैक्ट है, मतलब वो तथ्य है, वो अस्तित्व में है, वो एग्जिस्टेंस में है, जो सच्चाई है, वो झुटलाया नहीं जा सकता है।
वो एग्जिस्ट करता है हमारे रियल वर्ल्ड में। और किसी ऐसे मेंटल कंडीशन जिससे कोई पर्सन कॉन्शियस हो, एक ऐसा मेंटल कंडीशन या फिर एक ऐसा मानसिक जो फीलिंग है जिसने वो फील किया है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो भी एक फैक्ट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी ने एक आइस का बुलेट बनाया और बंदूक में लोड करके फायर करके मार दिया और वो आदमी की डेथ हो गई। और सामने क्वेश्चन आया कि यहाँ पर कैसे वो कोई बुलेट था ही नहीं तो वो मरा कैसे। तो सामने वाला जो उसके बगल में जो बंदा था, तो उसने कहा कि भाई जब वो बुलेट चली तो बहुत ज़्यादा ठंड मुझे फील हुआ। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। तो उसको ठंड फील हुआ, तो वो जो फील हुआ, जो परसीव हुआ, उसको जो मेंटल कंडीशन जिससे वो कॉन्शियस हुआ कि यार एक ऐसा चीज़ मैंने फील किया, तो ये भी एक फैक्ट हुआ। और आजकल वर्चुअल वर्ल्ड आ गया है, मेटा रिलीज़ किया है, तो फिर जब हम गॉगल्स पहनते हैं हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड फील होता है। तो फिर वो भी हम फील करते हैं, किससे फील करते हैं? अपने माइंड से, अपने मेंटल कॉन्शियस माइंड से। तो वो भी एक फैक्ट है। और तो फिर हर वो चीज़ जो कॉन्शियस माइंड, तीन माइंड होता है हमारा। हमारा माइंड होता है कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है। तो फिर कॉन्शियस माइंड का यहाँ पर हमारा जो गेम है वो कॉन्शियस माइंड का है। तो कॉन्शियस माइंड से जो कुछ भी हम फील कर सकते हैं। यहाँ पे मेंटल कंडीशन से आप तुरंत ये मत सोचिएगा कि हो सकता है मेंटल कंडीशन मतलब बीमारी, इलनेस। ये इलनेस और बीमारी या पागलपन से रिलेटेड नहीं है। ये मेंटल कंडीशन मतलब आपने उसे फील किया, परसीव फील किया, जैसे कॉन्शियस माइंड जो फील करता है, तो वो फैक्ट हो जाता है। जैसे इलस्ट्रेशन अगर देखते हैं, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेट इज अ फैक्ट। अभी बात किया दैट अ पर्सन हर्ड सा समथिंग इज अ फैक्ट, परसीव किया सेंसेस के द्वारा। दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, बोला, परसेप्शन है। और ये क्या है? दैट अ पर्सन holds a certain opinion, has certain intention, acts in good faith, fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at specified time conscious of particular sensation is fact। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पर्टिकुलर सेंसेशन की बात कर रहा है कि कोई पर्सन अगर किसी के अगेंस्ट में कोई ओपिनियन रखता है, तो वो ओपिनियन वो मायने रखती है। और उस ओपिनियन के बेसिस पे कोई मोटिव या कोई इंटेंशन अगर हम करके जनरेट और कोई ऑफेंस कर देते हैं, तो फिर वो ओपिनियन हमारा वो मायने करता है। वो हम एक मोटिव की तरह से उस ओपिनियन के ऊपर हम भागते हैं, फॉलो करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें पता चलता है कि इस पर्सन का इससे ग्रज था। तो ये एक तरह से मोटिव हमारा जो होता है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें सोर्स जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि इस अपराध का आखिर मेन सोर्स कौन है, कल्प्रेट कौन है। तो मोटिव कि इस ओपिनियन, ये बंदे का इससे दुश्मनी था, ये 24 घंटे इससे लड़ा करता था, ये जब मिलते थे एक दूसरे के प्रति बहुत ही दुश्मनी था इन दोनों का। तो ये सर्टेन ओपिनियन, सर्टेन एक्ट, तो ये जो हम लोग का है, ये सारा चीज़ हम लोग का फैक्ट है। अब देखते हैं फैक्ट के नीचे 2-1F में हमारा फैक्ट है। एफ के नीचे क्या आता है? एफ के नीचे जी आता है। तो 2-1G में फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है अब हम ये जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये देखो, हर दिन तुम लाखों फैक्ट्स देखते हो, लाखों फैक्ट्स के पास से जाते हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो फैक्ट्स इन इशू है या नहीं है। इतने सारे फैक्ट्स हैं तो लाखों फैक्ट्स, कोई हर केस में लाखों फैक्ट्स आते हैं, तो वो लाखों फैक्ट हमारे फैक्ट इन इशू नहीं हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये बी है। ए हम लोग का जो है अक्यूज्ड है, बी जो है हम लोग का विक्टिम है, जो कि हम लोग का प्रोसिक्यूशन विटनेस है, और इसी की स्टेट हमारा जो है प्रोसिक्यूशन कर रहा है। स्टेट हमारा प्रोसिक्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पर ए किसी बोलता है किसी फैक्ट को कि ये अस्तित्व में एग्जिस्ट करता है, बी भी बोलता है एग्जिस्ट करता है। तो क्या इन दोनों के बाद में आपस में लड़ाई हुई? नहीं हुई। ये दोनों एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता है, ये बोलता है नहीं करता, ये भी बोलता है नहीं करता है एग्जिस्ट। तो क्या ये भी दोनों चीज़ है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर यहीं पे ये बात बोलते कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है और ये बोलते ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट की लड़ाई हो रही है। ये बोलता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये बोलता है ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। या फिर एक एग्जांपल,
अक्यूज बोलता है मैंने गोली नहीं चलाया, और बी बोलता है, प्रोसिक्यूशन या फिर स्टेट बोलता है कि इसने गोली चलाया है। तो ये गोली चलाया है या नहीं चलाया है, ये एक विवाद में फंस गया है, तो इसको बोलेंगे फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। तो ये विवाद का मामला है। तो फिर मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट विच आइदर बाय इटसेल्फ या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या खुद या फिर दूसरे फैक्ट्स के साथ, जिसका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व है या नहीं है उसका, क्या क्या अस्तित्व में है या नहीं हो सकता है, क्या क्या चीज़ें उसके रिलेटेड लड़ाई हो सकती है, उसका नेचर अस्तित्व में है या नहीं है, उसका एक्सटेंट कितना अस्तित्व में है या नहीं है, क्या चीज़, उसका राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी। एक पार्टी असर्ट करता है कि एग्जिस्ट करता है, दूसरा पार्टी डिनाई करता है असर्ट नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तब जाकर के ये सूट, मतलब क्या होता है, सिविल सूट, प्रोसिक्यूशन, प्रोसीडिंग। ये नॉर्मली हम लोग दोनों में यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप जब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नेसेसरली फॉलो। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सेक्शन 21F, सेक्शन 21G फैक्ट, और यहाँ पे फैक्ट इन इशू। अब देखते हैं हम कौन कौन सा हो चुका है हमारा। बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के को कैसे याद रखना है, अगर कोई फैक्ट हम लोग का रिलेवेंट है या नहीं है, तो फिर सॉरी, ये फैक्ट हमारा रिलेवेंट है या नहीं है ये क्वेश्चन में नहीं है, अभी बात ये है कि रिलेवेंट फैक्ट होता क्या है। हर वो फैक्ट जो कि इस अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर डिक्लेयर्ड कर दिया गया है कि वो रिलेवेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेवेंट फैक्ट। देखो रिलेवेंट फैक्ट हमारा जो है सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 50 के अंदर हम लोग का है, कि हम लोग का पार्ट जो है 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। और फिर यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग का सेक्शन डिफाइंड है, तो यार याद कर लेंगे, ओके आई विल लर्न इट, ओके दैट्स फैक्ट इज रिलेवेंट। तो यहाँ पे के फॉर रिलेवेंट, और फिर यहाँ से हमारा आ जाता है ए में। अब ए हमारा जो है सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, ए जो होगा हमारा इंक्लूड्स ऑल जज, कोर्ट हम लोग का, कोर्ट इंक्लूड ऑल जज एंड मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलता है वो सारे जज, मैजिस्ट्रेट और हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो कि एक लॉ के जरिए ऑथराइज किया गया है कि वो एविडेंस ले सके, तो वो क्या है, कोर्ट है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। जब हम पढ़े थे सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में, तो उन्होंने उसमें हम लोगों ने देखा था आर्बिट्रेटर और एफिडेविट्स पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लगता, तो वो हम रूल अभी भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या, आर्बिट्रेटर कोर्ट है, नहीं है। तो जब आप आते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर आते हैं आप, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अंदर आपका कोर्ट डिफाइन किया गया है। कोर्ट जो आपका डिफाइन किया गया है वो बोला गया है, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और अ बॉडी ऑफ जज व्हेन विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज एक्टिंग जुडिशली। तो यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 नहीं, सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में है। तो यहाँ पर आपका कोर्ट भी डिफाइंड हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सेक्शन 1 2 प्रिलिमिनरी पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम डायरेक्ट शुरू करेंगे वैसे ही जैसे हम लोगों ने अपने ओवरव्यू में पढ़ा था। हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट पार्ट 4 से, जो कि हमारा कोर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप लगा देंगे पार्ट 2 पर, तो आप पार्ट 4 याद नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है और ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पार्ट 4 पे।